तिहाड़ में ये बताया जाता है कि शायद 25,000 रुपए रोज के आधार पर वहां पर सुविधा सामान्य, बहुत ही सामान्य बेसिक घर का खाना आ जाएगा। आपके साथ मारकूट नहीं होगी और आपके साथ दुर्व्यवस्था नहीं होगी। जो आप दवा खाते हैं वो मिल जाएगी। दाऊद इब्राहिम छोटा शकील का गैंग था, बहुत क्रियाशील था। उसकी रीच केवल मुंबई और महाराष्ट्र की। आपको सबने तिहाड़ का बताया, साबरमती के बताया, अति का मैंने बताया उत्तर प्रदेश की जेलों के बारे में कि जो आदमी जैसा चाहता है। अभी तो मैंने जो बिजनेसमैन जाता है तिहाड़, आप उसका पता लगा लीजिए, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस जेब में दम होना चाहिए। राजू भटनागर ने कहा था कि विक्रम सिंह कहते हैं जेल में अपने को सुरक्षित न समझो, जेल में भी सांप निकल आते हैं। मैंने अपने को कभी हेल्पलेस नहीं समझा। या तो जेल में थे, ये चोटी के माफिया ये कहते थे कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं जेल के उस खेल पर जहां सभ्यताओं का जब विकास हुआ था तो जेल इसलिए बनाया गया था कि वहां लोगों को पहुंचा के उसे सुधारा जा सके। लेकिन आज जब हम जिस मोड़ पे खड़े हैं तो ज्यादातर काम जेल के अंदर से हो रहा है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अफसर जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह जी। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद आलोक जी, बड़ी कृपा की आप तशरीफ लाए। बताइए क्या सेवा कर सकता हूं। दर्शकों की सेवा कीजिए सर, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अभी जहां जिस मोड़ पे हम खड़े हैं ना, ज्यादातर वारदात जेल के अंदर से हो रहा है। ऐसा आपके समय भी हुआ होगा। इसे कैसे देखते हैं? कैसे अपराधी वहां जाके ज्यादा महफूज महसूस करता है खुद को? महफूज करता नहीं है, महफूज होने को खरीदता है और महफूज होने के लिए उसको व्यवस्था की जाए। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। कृष्णचरितमानस में जो कहा जाता है, बंदी गृह भा स्वर्ग समाना। बंदी गृह भा स्वर्ग समाना, ये तो तब की बात है। आज के युग में अगर आप देखें, सुकेश चंद्रशेखर जिसने अरबों रुपए जेल के रहते हुए न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एप्स मंगाए और स्पूफिंग एप्स के जरिए होम सेक्रेटरी बन करके एक भारत के प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने से शायद 200 करोड़ रुपए उगाए। इसके अलावा तमाम सिने तारिकाओं आती थी मिलने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, मैं अभी तिहाड़ की बात करूं, तिहाड़ में यह बताया जाता है कि शायद 25,000 रुपए रोज के आधार पर वहां पर सुविधा सामान्य, बहुत ही सामान्य बेसिक घर का खाना आ जाएगा। आपके साथ मारकूट नहीं होगी और आपके साथ दुर्व्यवस्था नहीं होगी। जो आप दवा खाते हैं वो मिल जाएगी। और अगर चाहिए तो जैसे पिज्जा में होता है कि अगर आप 1 लेयर चीज लेंगे तो उसमें 100 रुपए बढ़ जाएंगे, 2 लेयर चीज लेंगे तो और बढ़ जाएगा। आप उसमें अगर वो लगाएंगे कैप्सिकम वगैरह तो वैसे दाम बढ़ता जाएगा। वही कैदियों का भी है, आप जितनी सुविधा लेते जाएंगे और उसी अनुपात में शुल्क भी बढ़ता जाएगा। अब आप बात है कि ये तो सुकेश चंद्रशेखर की हुई। अब मैं बात करता हूं इसके अलावा कितने माफिया हैं जो मारे गए वहां तिहाड़ जेल में, कितने माफियाओं के गैंगवॉर जेल के अंदर हुए। हत्या के छोड़ दीजिए, अमृतपाल जो इंडियाज मोस्ट वांटेड था, वो आसाम के जेल से भागने में ऑलमोस्ट सफल हो गया। ये बात दूसरी है कि वो निर्वाचन में जीत गया और अब जो उनको गार्ड करते थे वो उनको सलाम भी करेंगे। मुंबई में बड़ी वारदात हुई है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि साबरमती जेल में बंद है, वो निरंतर वारदातें कर रहा है, क्लेम कर रहा है, लिंक्स मिल रहे हैं। मुंबई को लेके बताइए कि वहां क्या ऐसा कोई नया वैक्यूम क्रिएट हुआ है अंडरवर्ल्ड का, जिसको भरने की किसी के जरिए कोशिश हो रही है? ये बताया जाता है आलोक जी कि दाऊद इब्राहिम छोटा शकील का गैंग था, बहुत क्रियाशील था। उसकी रीच केवल मुंबई और महाराष्ट्र थी और कालांतर में उसकी मौजूदगी या उसके द्वारा किए गए अपराध दिन ब दिन घटते चले जा रहे हैं और वो आईएसआई का बहुत एक बेशकीमती एसेट था। घोषित टेररिस्ट है, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी है। शायद इसलिए उसकी जो अपराध हैं वो थोड़े सटल और बारीक हो गए होंगे, खत्म हो गए। ये बिल्कुल फूल्स पैराडाइज होगी। लेकिन जब उसने किसी मार्ग दे दिया कि ठीक है अब जेब कतरा खत्म हो गया है, तो जहां जेब कतरे चलते थे या और अपराध होते थे, जबरन धन वसूलना, ठेके पे हत्या करना, जमीनों पे बलात् कब्जा करना करवाना, कॉपीराइट, सिद्धू मूसेवाला, अफगान जिम ओनर का मर्डर दिल्ली में, और नादिर शाह जी, अब इन तमाम चीजों के मद्देनजर आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे गिरोह का आगमन हो चुका है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह कहा है कि इसके 700 शूटर थे। लोग बताते हैं ये तो सिर्फ एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताया है,
जिस गिरोह के पास 700 शीटर है वो कुछ सामान्य गैंग नहीं है। दाऊद इब्राहिम के जब थे तो आप याद करें, गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक, उनको घोषित करा करके ऐलानिया जब जबरन धन वसूली में शायद उतनी अमाउंट नहीं दे पाया जितनी की इनको उम्मीद थी, तो गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या किसने की? आजमगढ़ के अबू सेलम ने। दिखा के पहले तुम दौड़ो, वो बेचारा दौड़ता गया और अबू सेलम ने पीछे से दौड़ा के रगेत करके उसकी कर तो सकता था कि छोटी सी बात है, आप चुपचाप जाकर के 22 बोर की पिस्टल से मार दीजिए, तब भी मौत हो जाती और किसी को पता नहीं, क्योंकि 22 बोर की ज्यादा आवाज नहीं होती। लेकिन रगेत करके हैवी कैलिबर के वेपन से मारना, भय और आतंक फैलाना, जिससे कि आज गुलशन कुमार की हत्या हुई है, कल हम औरों की भी करें। इसी तरीके से यहां पर भी जो हुई है, तो एक स्पेस तो है ही है, क्योंकि स्पेस में 700 शूटर तो दाऊद इब्राहिम के भी नहीं और वो लोकलाइज्ड थे। मुंबई और महाराष्ट्र, आपको मालूम चाहिए कि दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे थे, तो थोड़ा बहुत टोपोग्राफी का, थोड़ा बहुत जहां के रहने वाले हैं वहां पर क्रियाशील होना वो एक स्वाभाविक चीज होती है। इसका नेक्सस बहुत ज्यादा है। अभी इसने अमेरिका में हत्या की है, कनाडा में हत्या की है, और ये बताया जाता है कि कुछ एक जो बहुत जघन्य और बहुत सनसनीखेज हत्याएं हुई हैं विदेश में, वो भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही कराई है। तो इसका ये मैं समझता हूं कि अब आज की तारीख में बराबरी की टक्कर है। हालांकि देखिए, ये बताइए कि आप प्रशासन में रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, और इस सिस्टम में जाकर के सिस्टम कैसे नहीं रोक, जब एनआईए कोई चार्जशीट करता है और बताता है तो मजबूरी ही तो जता रहा है कि एनआईए भी इसी सिस्टम का पार्ट है, जहां वो देख रहा है कि 700 शूटर हैं, 11 राज्यों में फैले पड़े हैं, विदेशों से उसके बारे में जानकारियां आ रही हैं, पाकिस्तान से जेल में बैठा हो बात सीधे अपने वहां के पैरेलल गैंगस्टर से बात कर रहा है। इन सारी सबूतों के बीच में भी वो साबरमती जेल में बैठा हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उसके नक्शे को तोड़ा नहीं जा पा रहा है। ये सिस्टम में कैसे संभव है? दो बातें हैं, वो क्लेम कर रहा है, इसका प्रूफ क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताना होगा। साबरमती जेल एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, जहां मोबाइल जैमर्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित और पूरी तरीके से नियंत्रण में रहता है। लेकिन अब ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखना कि जब क्लेम कर रहा है, क्या हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ है, और इसके पहले भी अतीक जब वहां पर थे गुजरात जेल्स में, वो भी अपना साम्राज्य। अब ये कह देना कि नहीं साहब हम बिल्कुल सैनिटाइज्ड हैं, तो ये सिंगापुर की लुंगी प्रिजन्स नहीं है कि जहां पर आदमी कितनी बार खांसता है, कितनी बार छींकता है, वो भी डॉक्यूमेंट होता है, वो भी कंप्यूटर नोट करता है, कितना खाया कितना छोड़ा वो भी डॉक्यूमेंट होता है, और वहां ये तमाम चीजें हो जाती हैं नगड़। लेकिन हमारे यहाँ आपको सब में तिहाड़ का बताया, साबरमती के बताया, अतीक का मैंने बताया, उत्तर प्रदेश की जेलों के बारे में कि जो आदमी जैसा चाहता है। अभी तो मैंने जो बिजनेसमैन जाता है तिहाड़, आप उसका पता लगा लीजिए, जो चाहोगे वो मिलेगा, बस जेब में दम होना चाहिए तुम्हारे। अब आते हैं पनिशमेंट के प्रशासन में। आप क्या समझते हैं जहां पर इस प्रकार की घटना होती है वहां के जेल अधिकारियों के ऊपर क्या सजा होनी चाहिए? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताएं क्या पनिशमेंट होना चाहिए? भाई, एक तो शर्म की बात होनी चाहिए, प्रशासन में वो रह रहा तो है शर्म और होंगे, कानूनी बात कीजिए, कितनी क्या सजा होनी चाहिए? अब तक जो भी हुआ होगा कम ही हुआ होगा, इसलिए कंटिन्यू चल रहा है। हुआ ही नहीं। आपने दरअसल जहां बाईपास सर्जरी होनी चाहिए थी वहां पर लाल दवा लगा रहे हैं। इसमें होना चाहिए था केस रजिस्टर करके, इनको होना चाहिए था डिसमिस, इनकी चल अचल संपत्ति होनी चाहिए थी कुर्क, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र विरोधी तत्वों को मदद की है। इसके अलावा अनुच्छेद 311 संविधान के बर्खास्त होना चाहिए था। ये 4 प्रसाद मिलने चाहिए। अच्छा, कितने हुए हैं आज तक आप बता दें? वो तो मुझे जानकारी में एक भी नहीं हुए हैं, नॉट वन। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि ऐसे भ्रष्ट, अकर्मण्य और अपराधियों को ऑक्सीजन देने वालों को आप साथ खड़े हुए हैं, अभी और ऐसे पैदा होंगे और ऐसी घटनाएं होंगी। ये वहां जो भी कंसर्न आपके समय में, मुझे लगता है कि मुख्तार का दौर था, वो यूपी में जेल में था कैद, अतीक का दौर था, मुख्तार के सारे शूटर्स, मुन्ना बजरंगी और तमाम लोग जेल में उस समय थे। आप भी डीजीपी थे, आप भी सिस्टम में थे, तो आप कहाँ अपने को बेबस पाते थे? ऐसा कुछ रहा हो आज तक तो बेबस समझा नहीं मैंने। तो सर्वाइव तो कर रहे थे आपके समय में भी वो सर्वाइव लोग। क्या क्योंकि आप चाहते थे जेल में गोली मार दी जाए? लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि उनकी जेल में हत्या हो सकती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी मानी जाएगा। गूगल करके देख लीजिएगा। राजू भटनागर ने कहा था कि विक्रम सिंह कहते हैं जेल में अपने को सुरक्षित न समझो, जेल में भी सांप निकल आते हैं। मैंने अपने को कभी हेल्पलेस नहीं समझा। या तो जेल में थे, ये चोटी के माफिया ये कहते थे कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। आप गूगल करके देख लीजिएगा। नहीं, सही बात। अब मुझे और दूसरी बात पहले बताइए, लोग कहते हैं पॉलिटिशियन से बड़ा गठजोड़ है,
पॉलिटिशियंस का दबाव होता है पुलिस अधिकारी पे, जब आप डीजीपी रहे होंगे या सिस्टम में रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल नक्सस होगा। एक अभी जैसे जो माहौल है उसमें लॉरेंस है, एक माहौल था जिसमें मुख्तार था, एक माहौल था जिसमें, तो पॉलिटिकल नक्सस के दबाव में हमेशा ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस होती है। तो आपने अपनी कुर्सी पर रहते हुए कहीं महसूस किया था कि ऐसा कोई दबाव है आपके ऊपर? दबाव तो ऐसी चीज है, तो कहने कि आप सांस लेते हैं, दबाव तो आएगा ही आएगा। ये आपके ऊपर है कि उस दबाव को आप कितना मानेंगे या स्वीकार कर। जायज चीज के लिए वो मैं दबाव नहीं मानता हूँ, सिफारिश मानता हूँ। अगर आया तो जायज चीज होके रहेगी, नाजायज मैं करता नहीं, उधर मैं देखता भी नहीं हूँ। आप नेताजी इतने सामर्थ्य और सक्षम है तो मेरा तबादला करा दीजिए, और नहीं कहेंगे तो मैं इतना स्पोर्टिंग हूं, मैं खुद आवेदन दे दूंगा कि जहां कोई न जाना चाहे वहां मेरी पोस्टिंग। लेकिन आप ये कह दें कि माफिया को मैं दूध पिला दूंगा, ये नहीं होने वाला है। या आप समझे माफिया ताजी मछली खाता है तो उसके लिए मछली का तालाब खुद जाए, या हमारे कोई अफसरान जाके मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलें, ये नहीं होने वाला है। देखिए चर्चा तो थी बड़ी उस समय की, काफी वो जस का तस सारा सिस्टम चल रहा था वहां। अब मुझे तो मेरी जानकारी में तो है नहीं, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा कांड मेरे टेन्योर में किसी ने किया हो तो बता दें। मेरे टेन्योर में तो ये तो मैं बता सकता हूँ कि परवीन जो अतीक की वाइफ थी, असद जो मारा गया, उसको लेके आई थी कि यतीम ना होने पाए, कि ये यतीम होगा या नहीं होगा इसका फैसला आप करेंगे। ये दिलचस्प है कि इतने सख्त अधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। जिससे कि बड़ी उम्मीद है पूरे, मैं हम क्या कहें, इतने सख्त अधिकारी से पूरी सभ्यता को उम्मीद रही, और आप उस सिस्टम से निकल आए, और अब लुंज पुंज हो या जो भी हो, तो इतना बेबस है कि आप जो कह रहे हैं कि आप सस्पेंड नहीं कर सकते, किसी जेलर को शैक नहीं कर सकते, और वो सिस्टम यूं ही चलता रहेगा, और लोग जिस पुलिस आलोक को जी, ये तो मैं नहीं कर, सस्पेंड नहीं कर सकते, करेंगे नहीं आप। और करेंगे कैसे? जब आप लाभान्वित होंगे। तो आपको मैं एक लतीफा सुनाता हूं। एक कप्तान साहब ने एक दरोगा जी से कहा कि ये बहुत बड़ा माफिया है, आप इसकी हड्डी पसली तोड़ दीजिए। हालांकि लीगल ऑर्डर था। तो दरोगा लेकर के आया कि हुजूर मैं लेकर के आया हूं। उनका आपने तो कुछ किया नहीं, तो काले टी शर्ट, 3 बटन खुले हुए, ये तो वैसे ही खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और पान की पीक टपक रही है। मारी एक थप्पड़ मेरे सामने। ये भी इलीगल ऑर्डर है, नहीं होना चाहिए, कप्तान को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उस जमाने की उस संस्कृति में दरोगा जी ने एक चंटी मारी, जैसे साली जीजा की चंटी मारती है होली में, उस तरीके से चंटी मारी। कप्तान साहब कुर्सी से उठे कि दरोगा जी गौर से देखिए, तमाचा ऐसे मारा जाता है। वो भी इलीगल काम किया कप्तान साहब ने, नहीं करना चाहिए। मानवाधिकार बहुत श्रेष्ठ होता है। कप्तान साहब जैसे टेनिस का बैकहैंड होता है, हिप को पीछे घुमाया, और जो जड़ा एक थप्पड़ दरोगा जी के, 2 दांत बाहर आ गए और मुंह से खून निकलने लगा। दरोगा जी, थप्पड़ इसको कहते हैं। हालांकि कप्तान साहब ने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया, और वर्दीधारी आईपीएस अफसर को यह शोभा नहीं देता है, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब जो देखिए दरोगा जी ने फिर जो माफिया के ऊपर जो पिल पड़े, फिर उनको रोकना पड़ा। लेकिन आपका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि आप लाभान्वित हो रहे हैं, आप रिश्वत लेते हैं उनसे। जब रिश्वत लेते हैं तो नमक हलाली बीच में आ जाती है, फिर आप कार्रवाई। आज के दौर में वापस आते हैं सर, जब ये दौर ऐसा है जहां की मोटे तौर पे इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बाकी तमाम चीजें हो रहे हैं, बाहर निकल के हो रहे हैं, और इसी दौर में जेल से ये सब कुछ हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। लग रहा है कि नहीं एलिमिनेशन ऑफ क्रिमिनल्स हो रहा है, और दूसरी तरफ दिख रहा है कि नहीं कॉमन एक थ्रेट देता है, और पहले से ज्यादा और सिस्टम में घुस आया है क्रिमिनलिटी, और जेल से बैठा हुआ व्यक्ति धमकी देता है, गोली मारता है और चला जाता है और बच जाता है। दोनों इतना कॉन्ट्रास्ट सिस्टम में कैसे संभव देखते हैं, जब आप सिस्टम से अब बाहर हैं, आप शिक्षाविद हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इन स्केल ऑफ 1:10, अगर पहले की बात करें तब सिचुएशन थी 9/10 क्रिमिनलिटी की। भाई कहते तो क्राइम तो कभी एलिमिनेट नहीं हुआ, ना होगा, क्राइम तो होगा ही होगा। आप ये देखें कि क्या क्राइम और क्रिमिनलिटी से कोई लाभान्वित हो रहा है? क्या शीर्षस्थ नेतृत्व अपराधियों से लाभान्वित हो रहा है? क्या उनके गलबहियां डाले हैं? क्या उनसे मित्रवत व्यवहार है? अगर आपका सवाल हाँ 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 आया तो समझ लीजिए कि विनाश को दावत दे दी है। अगर नहीं लाभान्वित हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि यात्रा लंबी है, काफी चल चुके हैं, लेकिन आपने आधी से ज्यादा यात्रा पूरी कर। आप देखिए, जो पहले की बातें थी वो कहाँ आज होती हैं। जो खुलेआम वहां बैठ के गुंडागर्दी, लड़कियों को उठा ले जाना, प्लॉटों पे कब्जा कर देना, खुलेआम रंगदारी करना, रंगदारी टैक्स वसूल करना, वो कहाँ हो रहा है? और कहीं का दुका हो जाता है तो प्रसाद पा जाते हैं। आपको लग रहा है पहले से स्थिति, लेकिन ये लग रहा है। नहीं, आप मैं एनसीआरबी का जरा डेटा उठा के राइट, देख लीजिए, और डेटा देखने का एक सलीका होता है।
हमारे राजनीतिक भी कहते उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम है, वो तो होगा ही। आप उत्तर प्रदेश को अगर गोवा से पुडुचेरी से करेंगे वो होगा ही। पर लाख क्राइम को जरा देख ले, इतना मेरा फॉर्मूला है। अगर आप कोई भी अपराध देख रहे हैं, और मर्डर एक ऐसा अपराध है जो छुप नहीं सकता है, लेकिन अगर मर्डर में कमी आई है, रॉबरी में कमी आई है, जबरन धन वसूलने में किडनैपिंग फॉर रैंसम खत्म ही हो गया, तो आप क्या नहीं समझते कि क्राइम कम हुआ? आप बताएं, आपको क्या ये अवधारणा आई कैसे आपको कि अपराध जो है बढ़ते चले जा रहे हैं? नहीं, ये जो वारदात जो मुंबई में हुआ, दिल्ली में हो रहा है, नजरों के सामने हो रहा है, इससे क्या होता है कि लोग तो भयभीत हो जाते हैं, लोग मानते हैं कि कानून का राज खत्म होता जा रहा है। ये तत्व भयभीत तो होंगे ही, लेकिन पार्लियामेंट पे अटैक भी होता था, एक पूरे जनसमूह का पलायन कश्मीर से होता था। आप भूल गए उनको? 100 सोनार की, 1 लोहार की। आप भूल गए कि जिस तरीके से बम फूटते थे। कि दिन दहाड़े कोई रैंसम कॉल आता है, एक पैरेलल अंडरवर्ल्ड पनप रहा है, और वो सब होता हुआ दिख रहा है सिस्टम से, उसको उससे डरे नहीं हम। तो हमने कहा ये कोई भी क्राइम कहीं होता है तो जैसा सिगरेट का बट बुझाया जाता है वैसे बुझा देना, एक दूसरे के कॉस्ट पे नहीं, एक दूसरे के साथ एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा क्राइम राम राज्य में भी होता था, क्राइम हमेशा रहेगा, कम जरूर हो जाएगा। और क्राइम से जो लाभान्वित हो रहा है वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, या कोई भी हो, उसके विरुद्ध भी उससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए जो अपराधी के साथ, जो नहीं हो रही है, जो नहीं हो रही है, दिखाइए पड़ा कि हो नहीं रही। आप सख्त अफसर के तौर पे चले आ रहे हैं, बने हैं, तो आपके बनावट की कोई घटना हो जिससे कि विक्रम सिंह इतना टफ आदमी बन गया हो, इसको याद करना चाहें तो कैसे याद करें? ये आदमी सुमति कुमति सबके उर रहे ही, सद्विचार और बुरे विचार सबके मस्तिष्क में आते हैं, और ये मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो आते हैं आपके सत्संग से, किनके साथ आप उठे बैठे हैं, कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं। तो जब आपकी तरबियत, जब आपकी परवरिश ऐसी होती है, ये सही है ये गलत है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने आज तक शराब का टेस्ट मुझे नहीं मालूम कि खट्टी होती है मीठी होती है, बस 36 साल पुलिस में आपने समय बर्बाद कर दिया। उनका आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि मैंने समय बर्बाद किया है। मैं समझता हूं कि आप जो शराब में तैरते हैं आप समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, मेरे मन में कोई ग्रे एरियाज नहीं होते थे कि साहब ये शिष्टाचार है, ये सब करते हैं, सब करते होंगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक, आपको अगर गलत आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये हो सकता है कि आप जिस तथाकथित महत्वपूर्ण पद पर आप विराजमान है, आप वहां पर 3 साल बने रहें, और अगर नहीं करेंगे आप तत्काल हट जाएंगे, और आपके लिए वो जगह ढूंढी जाएगी न जहां दफ्तर होगा, न गाड़ी होगी, न अनुचर होगा, न ड्राइवर होगा। आप तैयार हैं? उनका ये पहले दिन जब हम नौकरी में आए थे, ये तय कर लिया था, गाड़ी नौकर चाकर आते हैं और जाते हैं। ये अब निर्णय नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है, निर्णय कैसे लेना है। तो अनुचर वो नहीं, अनुचर मैं हो जाऊंगा उनका। मुझे किसी की मोहताजी या किसी के रहमो करम पे जिंदा रहना, ये मेरे मिजाज में न पहले था ना आज है। आज अगर तकरीबन 14 साल हो गए आपको रिटायर हुए, आज अगर सिस्टम में आप होते और संयोग से मुंबई या इस अंडरवर्ल्ड या एनआईए जहां कह रही है कि इतने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आप पर होती, और जो सरेआम उगाही चल रही है, उगाही की बात हो रही है, शूट किया जा रहा है, तो आप क्या करते? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम गोल्डी बरार के बारे में बात कर रहे हैं, नए दौर के नए क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। जो भी क्रिमिनल हो, नए दौर के हैं, पुराने दौर के हैं, मझोले दौर के हों, इलाज उनका एक ही है। आपका इलाज कानून की परिधि में रहते हुए जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, तभी तक चैन से बैठूंगा। 36 साल मैंने अगर कोई सिनेमा नहीं देखा या कि वो शौकीनी नहीं की, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा टारगेट हजामत कहाँ बनाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, किस नंबर से किस नंबर पे बात करेगा, आज भी मुझे याद है, क्योंकि मेरा वही जीवन था। और उसको जिसकी भी मैंने टारगेट बनाया वो खत्म ही हुआ, वो फिर बचा नहीं। आपको एक एकाग्र होकर के पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और जब आप सत्कर्म में रहते हैं, इसको मैं सत्कर्म मानता हूं, तो प्रकृति आपकी सहायता करती है। लाख आपका कोई विरोध करे, लेकिन सफल आप ही होंगे, क्योंकि आप सत्य की तरफ हैं। आपको किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना है, लेकिन अगर कहीं से कुछ प्राप्त करना है, आपकी सोच में और कार्य में, दोनों में मिलावट आ जाएगी। ये जो क्रिमिनलिटी बढ़ रही है, जिस आप दूसरे पहलू में कह रहे हैं कि घट भी रही है, लेकिन जो क्रिमिनल्स नए तौर पे जो वैक्यूम, शुरुआत में मैंने कहा कि वैक्यूम को भरने के लिए नए क्रिमिनल्स आ रहे हैं, इसको कैसा मानते हैं आप? दंड की सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट सबसे बड़ा डिटरेंट क्राइम का है। समाजशास्त्री कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और दंड के नहीं, एक रिफॉर्मेटिव होता है, वो करिए, आप कीजिए, आप अनुसंधान कीजिए, लेकिन समाज परिणाम चाहता है, और परिणाम ये है
कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता। जो फर्स्ट टाइमर्स आ गए हैं, जो सोचते हैं एक आईपैड लूटने से हम गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जा सकते हैं, उनका इलाज उसी की सोच के हिसाब से होना चाहिए। सोना 75,000 रुपए का 10 ग्राम हो गया है कि 2 गोल्ड चेन स्नैच कर ले तो काम करने की जरूरत क्या है? उन लोगों को जरा नसीहत और मशवरा की जरूरत। और हम लोग और हमारा विभाग जब मशवरा देता है, हर तरीके का मशवरा देता है, बेहतर होगा कि अगर आपको अपने भले और बुरे का ज्ञान होगा, आप उस रास्ते देखेंगे नहीं। कचोट रहा है मौजूदा व्यवस्था आपको? मुझे ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने उतना किया नहीं जो हम कर सकते थे। जो किलर इंस्टिंक्ट होता है, किलर इंस्टिंक्ट समझ रहे हैं? किलर जी। इंस्टिंक्ट वो होता है कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अब वो चीज गौण हो गई, हम यहाँ रहेंगे एसएसपी, हम डीआईजी रहेंगे डी, अब ये चीज खत्म हो गई। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे गले में अजगर हम डाल देंगे। यूपी में एक इनकाउंटर की व्यवस्था बनी हुई है, उसको कैसा मानते हैं आप? इनकाउंटर जायज है, बहुत अच्छी बात है। फर्जी है तो मुझे घनघोर आपत्ति है इनकाउंटर पे। कानून की परिधि में रहते हुए इनकाउंटर, आपको मालूम है धारा 33 से लेकर धारा 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और आईपीसी की 96 से लेकर 106 तक अपनी या किसी दूसरे की जान और माल की हिफाजत तक न्यूनतम बल का प्रयोग, ये आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, उस अधिकार के प्रयोग। लेकिन फर्जी अगर है और आपने पकड़ करके मारा है, मैं इसके सख्त विरोध हूं। और जो सिस्टम्स कहता है इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर वो भी होनी ही चाहिए, क्योंकि एक फर्जी एनकाउंटर 10 अच्छे काम के ऊपर मटिया मेट कर देता है। दर्शकों के लिए आपसे ये बातचीत उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।